हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका अध्याय तीसरा चल रहा है। यहां पर हम लोग 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य के बारे में जान लिया। तो रोमन साम्राज्य जो था ये पश्चिमी एशिया, अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों और भाषाओं के वैभव से संपन्न हुआ था। रोमन साम्राज्य में स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा कानूनी अधिकार भी प्राप्त थे, यानी रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की जो कानूनी स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ थी। यहाँ की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें यानी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक दास श्रम पर आधारित थी। अपने पूर्ववर्ती समय में यहाँ पर गणतंत्र शासन पद्धति थी और गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता जो थी वो सेनेट नामक निकाय में निहित थी। किसमें निहित थी? सेनेट नामक निकाय जो था उसमें ये निहित थी। सेनेट में जो है धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था। बाद के समय में यानी 27 ईसा पूर्व में यहाँ पर क्या होता है? 27 ईसा पूर्व में यहाँ पे तख्ता पलट होता है। यहाँ पर जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है और खुद को ऑगस्टस नाम से यहाँ का सम्राट घोषित कर दिया है। तो ऐसे करके रोम में गणतंत्र शासन पद्धति समाप्त हो गई है और राजशाही तंत्र स्थापित हो गया है और बाद के समय में यही बना रहा है। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारी पार्ट 2 की जो हेडिंग आएगी वो आएगी आर्थिक विस्तार। और आर्थिक विस्तार में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर व्यापार के रूप में यहाँ के व्यापार का क्या क्या महत्व था, कैसा व्यापार था, यहाँ पर आर्थिक ढांचा कैसा था, लोग किन किन मदों में व्यापार करते थे। तो ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। देखिए, रोम के आर्थिक ढांचे की बात करें तो रोम का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी। तो 23वां पॉइंट आप नोट करेंगे कि रोम का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था और इसी में आगे आप लिख लेंगे साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी। यहां पर व्यापारिक जो मुख्य मदें थीं उनमें गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक की मदें थीं। और ये सारी चीजें स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से ये आती थी। तो यहां पर आप 23 का सब पॉइंट आप नोट करेंगे। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं और ये मुख्यतः कहां से? स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। आगे बताया गया है कि यहां पर जो तरल पदार्थ हैं अर्थात शराब या जैतून का तेल या अन्य तरल पदार्थ हैं, इनको रखने वाले जो मटके थे उनको एम्फोरा कहा जाता था। तो 23 में ही सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों को एम्फोरा नामक मटकों या कंटेनरों में रखा जाता था। अब देखिए, आगे यहां पर बताया गया है कि यहां पर जो भी उत्खनन वगैरह हुए हैं तो उन उत्खनन में लगभग 5 करोड़ से अधिक मटके पाए गए हैं। और जब उन मटकों की पुरातात्विक जांच की गई है अर्थात लैब वगैरह में उनकी फॉरेंसिक जांच की गई है तो उसके आधार पर जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो और ज़्यादा अनुमान लगा पाए हैं। जैसे यहाँ पर किन किन मदों का व्यापार होता था, किन मदों का व्यापार में अधिकता थी, तो ये सारी चीज़ें पुरातत्वविद इस आधार पर बता पाए हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर जैसे बताया गया है कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से लेकर 160 ईस्वी के वर्षों में चरमोत्कर्ष पर था। और स्पेन में जो भी तेल निकाला जाता था और तेल जिन कंटेनरों में रखा जाता था उन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। ड्रेसल 20 जो नाम है ये हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद ने दिया है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप 24वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। आगे यहां बताया गया है कि ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं।
देखिए, अगर आप लोगों ने स्पेन की भौगोलिक स्थिति मैप पर देखी है तो आपको पता होगा स्पेन के पूर्व में भूमध्य सागर पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्पेन से व्यापार होता था तो स्पेन का जो व्यापार उस समय होता होगा वो समुद्र के रास्ते होता होगा। समुद्र के रास्ते का मतलब ये है भूमध्य सागर से होता होगा। तो जो भी ये चीजें पाई गई हैं, ड्रेसल 20 कंटेनर पाए गए हैं, तो ये स्पेन में जो भी तट रहे होंगे, इसके जो यहाँ पर जो बंदरगाह रहे होंगे, तो बंदरगाहों के आसपास पाए गए होंगे। यानी ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र स्पेन वाला ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर नाम ये आया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप मैप से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको जानने में और समझने में आसानी भी होगी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मतलब क्या है। स्पेन वाली रीजन से ही है, स्पेन का जो भूमध्य सागर टच करती हुई जमीन है वहां पर जो उत्खनन हुए हैं वहां से ये कंटेनर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये है। तो लिखना नहीं है, मैंने जो बताया है केवल वही लिखना है। आगे यहां पर बताया गया है कि जो कंटेनर वगैरह मिले हैं और उन पर जो अध्ययन वगैरह किया गया है तो उसके आधार पर पुरातत्वविद ये बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। और ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों और बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। इस वजह से स्पेन जो है पूरे बाजार पर कब्जा कर पाया है और इटली का वर्चस्व कम होता चला गया है। यहां पर फिर आगे ये भी बताया गया है कि बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। और ये कब की बात है? ये 3री तथा 4थी शताब्दियों की बात है। तो यहां पर आप 24 में सब पॉइंट आप में लिखेंगे, 24 का जो सब पॉइंट है उसी में सब पॉइंट लिखेंगे। 3री और 4थी शताब्दियों में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आगे बताया गया है कि यहां पर कि फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिण एशिया माइनर यानी तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब और जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए हैं। जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई है। यानी ऊपर आप देख रहे हैं 3री 4थी शताब्दी में यहां पर इनका दबदबा हो गया है, लेकिन 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी तक आते आते यहाँ का जो भूमध्य सागर के बाजार हैं, यहाँ से अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों की संख्या में अचानक से कमी भी देखी गई है। तो ये बात भी यहाँ पर बताई गई है, यानी व्यापार में उतार चढ़ाव के बारे में यहाँ पर बताई गई है। तो हो सकता है व्यापार में उतार चढ़ाव आने का रीजन ये रहा हो, कीमतें सस्ती हो गई हों या फिर गुणवत्ता का इश्यू हो। तो इस वजह से ये चीजें जो है कम ज्यादा हुई हैं, यानी कि किसी का व्यापार में महत्व बढ़ा है और किसी क्षेत्र का व्यापार में महत्व घटा है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बताया गया है कि साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलिली, बाइजैकियम, ट्यूनिसिया में दक्षिणी गौल इसे गैलिया नार्बोनेंसिस कहते थे, तथा बाइटिका दक्षिणी स्पेन। तो ये कुछ असाधारण उर्वरता वाले क्षेत्र आते थे, यानी ये बहुत ज्यादा उर्वर क्षेत्र थे। तो यहां अगला पॉइंट आप लिखेंगे 25वां पॉइंट, साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फैयूम, गैलिली, बाइजैकियम, ट्यूनिसिया, दक्षिणी गौल तथा बाइटिका यानी दक्षिणी स्पेन। ये आपने 25वां पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसी में कुछ चीजें और बताई गई हैं। अब देखिए बोला गया है यहां पर, जैसे ये बताया गया स्ट्रैबो और पिलनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से एक थे। यहां पे यह भी बताया गया कि सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूरी शराब है ये कैंपेनिया यानी इटली का जो कैंपेनिया है यहां से आती थी। वहीं सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। तो यहां पर आप 25 का सब पॉइंट आप लिख लेना। पहला सब पॉइंट, सबसे बढ़िया किस्म की जो अंगूर शराब थी वो कहां से आती थी? कैंपेनिया से आती थी। इसी में अगला सब पॉइंट, सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। ये 25 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चीजों का और भी जिक्र किया गया है। अब ये तो बहुत ज्यादा उर्वर क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। अब कुछ ऐसे भी हिस्से थे रोम में जो कि
जो बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं थे, ये बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। जैसे नुमीडिया, जो कि आधुनिक अल्जीरिया में पड़ता है, तो इसके देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास होता था। ऋतु प्रवास का मतलब क्या है? एक सीजन के बाद लोग दूसरे सीजन में ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाते थे, उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में अवन, इन अवन का मतलब है अवन आकार की झोपड़ियां जो होती हैं उन्हें मैपालिया कहते थे। तो इन्हें उठाए ये इधर उधर घूमते फिरते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहां चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। यहाँ पर यह भी बताया गया कि पहले के समय में क्या था कि ये क्षेत्र काफी ज्यादा उन्नत नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ है तो रोमन साम्राज्य के विस्तार से क्या हुआ है? रोमन साम्राज्य के विस्तार से यहाँ पर यह फायदा हुआ है कि जो भी आर्थिक मदद मिली है, जो भी साम्राज्य से मदद मिली है, उसके आधार पर यहाँ की जो जनजातियां वगैरह हैं तो उन्होंने कृषि कार्य स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे करके ये लोग जो कि पहले ऋतु प्रवास करते थे, उनके ऋतु प्रवास में कमी आई है। तो ऐसा यहाँ पर आपके इस लाइन में बताया गया है। यहाँ पर यह भी बोला गया कि स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी। और ये बताया गया कि जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव में रहते थे और इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। ये स्पेन के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए, ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने लिख लिए होंगे। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो स्पेन के बारे में लिख लीजिए नोट करके। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी। इनके गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। केल्टिक भाषी किसानों के गांव को क्या कहा जाता था? कैस्टेला कहा जाता था। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि रोमन साम्राज्य का पूरा भूभाग उर्वर नहीं था। कुछ कुछ भूभाग ऐसे थे जो कि अनुर्वर थे, यानी यहां पर उर्वरता काफी कम थी और कुछ भूभागों में उर्वरता काफी ज्यादा थी। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह ना मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। हमें ये नहीं मानना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आज से 2000 साल पहले की बात है तो हम ये मान के चलें कि काफ़ी आदिम टाइप के लोग रहा करते होंगे, काफ़ी जो पिछड़े हुए लोग रहा करते होंगे। ऐसा नहीं था, ये लोग काफ़ी आधुनिक थे। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रौद्योगिकी प्रगति भी की थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इस काल में जल शक्ति से मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। तो आप यहाँ पर 26वां पॉइंट आप नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे इस काल में भूमध्य सागर के आसपास जल शक्ति से मिलें चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। यानी रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का प्रयोग भी किया जाता था। बताया भी गया है यहां पर स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। तो 26 का सब पॉइंट आप यहां से लेकर, देखिए यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर लेना। इससे आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा कि जो जल शक्ति की मिलें हैं इनका इस्तेमाल कहां किया गया था। तो आपको पता भी चल जाएगा कि स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। ये 26 का सब पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। यह बताया गया उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। यानी उस समय भी बैंकिंग प्रणाली विकसित हो गई थी। तो आपका अगला पॉइंट आएगा 27वां। यहां पे लिख लेना आप, उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। यह आपने लिख लिया होगा। तो ऐसे करके आपने रोम की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जान लिया है। अब अगली हेडिंग आपकी जो है यह है श्रमिकों पर नियंत्रण। यानी ये लोग श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा करते थे, ये यहां पर बताया गया है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। यानी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत हद तक दास श्रम पर आधारित थी। इस श्रमिकों के स्थान पर दासों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि बाद के समय में जब इन लोगों को ये लगने लगा है कि श्रमिकों की तुलना में दास काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं तो ये लोग
श्रमिकों को लगाने लगे हैं। यह भी परिवर्तन देखा गया है। यहाँ पे बताया गया है 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी है। यानी कि जो ईसाई धर्म है वो 4वीं शताब्दी में यहाँ का राज्य धर्म बन गया है, यानी राज्य का धर्म बन गया है। तो आपने अगली हेडिंग डाल ली होगी, श्रमिकों पर नियंत्रण। अब देखिए ये जो लाइन है इसको नोट करके आप लिख लेना साइड में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। नोट में लिख लेना, 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म रोम का राजधर्म बन गया। रोम का राजधर्म बन गया। अब देखिए यहां पर दासों की बात करते हैं, तो दासों के बारे में बताया गया है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। यहां पे बोला गया गणतंत्र के समय में तो हो सकता है सही है कि दास ही दास काम करते हो, लेकिन ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में मात्र 30 लाख दास थे। किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। यानी कहने का मतलब क्या है, उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से ये लोग देखते थे। यानी कि पूंजी निवेश के तौर पर जिसके पास ज्यादा दास होंगे वो ज्यादा काम ले सकता है, ज्यादा अर्न कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है, ऐसा ये देखते थे। यहां पे बताया गया कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो, तो वहां पर इन लोगों का इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसी भी एक लेखक ने सलाह भी दी है। देखिए यहां पर आपने 27वां पॉइंट ऊपर लिख लिया है। अब यहां पर आपका 28वां पॉइंट आएगा। यहां पे लिखेंगे रोमन साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। रोमन साम्राज्य में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे। इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। यानी यहां पर आप लिखेंगे ऑगस्टस के शासनकाल में इटली में 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। यानी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दासों की संख्या यहां पर रही थी। लगभग 50% के करीब, यहां 50% हल्का कम है, लगभग दास थे यहां पर। अब देखिए यहां पर आगे भी बढ़ते हैं। अब दासों के प्रति लोगों का रवैया कैसा था ये भी जानेंगे। भाई लोगों का व्यवहार, लोग दासों को किस तरह से ट्रीट करते थे, तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे। यहां बताया गया है एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। ये बात भी बताई गई है। यहां पर आप लिखेंगे इसी में सब पॉइंट करके 28वां का सब पॉइंट आपका आएगा, यानी सेकंड सब पॉइंट अब आपका आएगा। प्राय उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग इनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि दासों के प्रति जो लोगों का व्यवहार है वो उच्च वर्ग का काफी ज्यादा क्रूरतापूर्ण है और साधारण लोगों का व्यवहार काफी ज्यादा मित्रवत है, सहानुभूतिपूर्ण है। यह आपने 28 का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अगले पैराग्राफ में बोला गया है जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। दास प्रजनन से आशय यह है कि अपने दासों से बच्चे पैदा करवाना, यानी कि दास प्रजनन का मतलब यह गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए उनसे बच्चे पैदा करवाना, इसे दास प्रजनन कहते हैं। ये बात यहां पे बताई भी गई है। ये दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और आगे चलकर इनके बच्चे स्वतंत्र नहीं होते थे बल्कि इनके बच्चे भी दास ही बनते थे। तो ऐसे करके यहां पर यह भी बताया गया है। तो यहां पर आप लिखेंगे, अब आपका 29वां पॉइंट आएगा।
पहली शताब्दी में दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। अब वेतनभोगी मजदूरों का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जो वेतनभोगी मजदूर होते थे वो काफी सस्ते होते थे और वेतनभोगी मजदूर को हम एक निश्चित अवधि के लिए हायर कर सकते हैं, उसके बाद उसे हटा भी सकते हैं। लेकिन दास के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि दास तो हमारे परिवार का हिस्सा था उस समय और दास को हटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि दास तो आपके गुलाम है और आपके घर में ही रहेगा। चाहे आप उससे दिन रात काम करवाओ या बिल्कुल काम मत करवाओ, आपको उसको कुछ ना कुछ खाने को तो देना ही पड़ेगा अगर उसको जीवित रखना है तो दास बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है, वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है कि रोम में जो सरकारी काम होता था उनमें दासों से ज्यादा नियमित श्रमिक रखे जाते थे, वेतनभोगी श्रमिक रखे जाते थे, क्योंकि दासों का जो खर्चा था वो काफी ज्यादा पड़ता था। इस वजह से यहाँ पर श्रमिक रखे जाते थे। तो यहाँ आप 30वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। और यही कारण है कि बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे हैं। बाद की अवधि में क्या हुआ है, जो आपके एग्रीकल्चर यहां पर लैंड थी उसमें गुलाम मजदूरों की अपेक्षा श्रमिक रखे जाने लगे हैं, क्योंकि श्रमिकों को एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता था और बाद में उन्हें हटा दिया जाता था। वहीं बताया गया है दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था, इनको व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यानी यहां पर एक स्थिति यह भी देखी गई है कि यहां पर कई सारे दासों को उनकी दासता के बंधन से मुक्त कर दिया उनके मालिकों ने और उनको व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। तो अगला पॉइंट यहां पर आपका आएगा 31वां पॉइंट, और यहां पर आप लिखेंगे 31वां पॉइंट आप लिखेंगे दासों और मुक्त व्यक्तियों, यानी मुक्त व्यक्तियों का मतलब हो गया दास, ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया, लिखना नहीं है आपको। दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। जैसा कि आपने भारत के मामले में देखा था, भारत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी तो एक गुलामी तो था, तो ऐसे ही यहां पर भी था। यानी यहां पर भी दासों और जो मुक्त व्यक्ति यानी जो दास प्रथा से मुक्त कर दिए गए हैं उनको व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। आगे बताया गया है मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहां तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। देखिए ये चीजें इसलिए हुई होंगी क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि यहां पर दास जो थे वो इनके परिवार का हिस्सा थे। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई व्यक्ति जब लंबे समय तक आपके परिवार में रहता है, चाहे बेशक आप उस पर कितने भी अत्याचार करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको उस पर दया आती है। यही कारण था कि इनके मालिकों ने इन्हें जमीन दे दी, यहां तक कि अपने व्यापार भी दे दिए। भाई अगर उनके बच्चे वगैरह नहीं होंगे, उनके पास केवल दास ही होंगे, उन्होंने उस दास को ही बेटा मान लिया होगा, ये भी रहा होगा। तो इस वजह से ऐसी स्थितियां क्रिएट हुई हैं। आगे यहां बताया गया है कि रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया है। दक्षिणी स्पेन से आया हुआ एक पहली शताब्दी का लेखक है जिसका नाम है कोलुमेला। तो उसने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे। तो यहां पर आप 32वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। अब इसके नीचे नोट लगा दीजिए और नोट लगा के लिख लेना आप कोलुमेला डैश पहली शताब्दी का लेखक, जिससे आप अगर ये नाम अगर आपके सामने आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये नहीं सोचेंगे ये शासक रहा होगा, आप समझ जाएंगे कि ये पहली शताब्दी का लेखक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। यहां पे बताया गया है कि मुक्त दास या दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में डिवाइड कर दिया जाता था।
जो कोलुमेला लेखक हैं, इन्होंने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन कामचोरी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बातें लेखकों ने जो लिखी हैं अपनी अपनी किताबों में, इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर श्रम प्रबंधन पर काफी ज्यादा बल दिया गया था। श्रम प्रबंधन की ओर उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया था। अब यहाँ पे जो प्लिनी है वो भी बताते हैं। वरिष्ठ प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है। इन्होंने ऐसे कहकर इनकी निंदा भी की, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर उनके पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था ताकि वो भाग ना जाए। तो इस वजह से प्लिनी ने इनकी निंदा भी की है। तो देखिए, नोट में आप क्या करेंगे, प्लिनी के बारे में भी आप थोड़ा लिख लेंगे, वरिष्ठ यानी प्लिनी और डैश लगाकर प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, यानी आप समझ जाएंगे प्लिनी का संबंध जो है रोमन साम्राज्य से है। अब कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। यहां भी बोला गया है ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य में काफी ज्यादा कड़े नियम लागू थे। यानी कि आज की तरह, जैसे आज भी काफी ज्यादा नियम है, किसी को फायर कर देना, किसी पर पेनल्टी लगा देना, इस तरह के तमाम तरह के नियम हैं। लेकिन उस समय नियम अलग प्रकार के थे। उस समय दंड दिया जाता था, फिजिकल दंड दिया जाता था। तो यहाँ पे वही बताया गया है 398 ईस्वी की एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। इसके अलावा यहाँ पे और भी बताया गया है कि कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे ये दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। ऐसे करके उन पर वो कड़ा नियंत्रण रख पाते थे। तो यहां पर आप 33वां पॉइंट अब आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 398 ईस्वी के एक कानून के अनुसार, यहां पे पूरा लिख लेना, 398 ईस्वी के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। इसी में सब पॉइंट, कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सकें उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। और ये सारी चीजें भारत में भी देखी गई हैं। जब अंग्रेजों ने भारत में आम जनता पर हद से ज्यादा टैक्स लगा दिया तो उस टैक्स की वजह से जो किसान वगैरह थे वो इतने ज्यादा कंगाल हो गए थे कि पैदावार करने की स्थिति में थे ही नहीं, उत्पादन करने की स्थिति में थे ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते करके, जो अंग्रेजों ने अपने भारतीयों को विदेशों में काम के लिए भेजा, ऐसे ही तो भेजा था। तो सेम स्थिति यहां पर भी थी। यहां पर भी कई सारे परिवार ऐसे हो गए थे जो बिल्कुल भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। तो उन्होंने जीवित रहने के लिए अपने आप को ऋणबद्धता में स्वीकार कर लिया, यानी कि वो ऋण से ग्रसित हैं ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वही बात यहां पे बताई गई है। आगे बताया गया कि हाल ही में खोजे गए ऑगस्टीन के पत्रों में से एक पत्र में हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। तो ऐसी भी कुछ मजबूरी रही होगी जो उन्हें यह करना पड़ता हो। यानी ऑगस्टीन का एक पत्र मिला है, उस पत्र में लिखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अब देखिए आगे कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहां पर बताया गया ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी, यानी ग्रामीण इलाकों में ऋणग्रस्तता बहुत ज्यादा थी। 66 ईस्वी के जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋणपत्र यानी बॉन्ड नष्ट कर डाले। देखिए आपने 33 का पहला सब पॉइंट यहां नोट कर लिया है, 33 का सेकंड सब पॉइंट अब आप यहां पर नोट कर लेना।
ये वाला सेकंड सब पॉइंट है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। 34वां पॉइंट अब आप लिखेंगे, 66 ईस्वी के यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र यानी बॉन्ड नष्ट कर डाले। हालांकि जो ये विद्रोह है तो यह विद्रोह जूडिया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में इसको क्रूरतापूर्व दबा दिया था। हालांकि दबा दिया गया, लेकिन एक आंदोलन उभरा है। तो उस आंदोलन के दौरान क्या किया गया है, जो भी क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों ने बंधुआ मजदूरों को बंधुआओं से दूर कराने के लिए, यानी कि बंधुआ मजदूरी समाप्त कराने के लिए जो भी साहूकारों के ऋणपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे तो उन ऋणपत्रों को नष्ट कर दिया था ताकि ये लोग मुक्त हो जाएं। तो ये बात भी यहां पर बताई गई है। आगे बताया गया है कि फिर भी हमें इस संबंध में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कंडीशन ऊपर बताई गई है श्रमिकों के बारे में कि उन्हें ऋणग्रस्ता या उनसे ऋणपत्र लिखवा लिए जाते थे, ऋणपत्र पर साइन करवा लिए जाते थे, ऐसे करके वो बंधुआ मजदूर हो जाते थे। लेकिन सभी के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। इन सभी मजदूरों के साथ ऐसी स्थिति होगी ये कहना गलत होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्थेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। यानी अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो आप ये पाएंगे, अगर यहाँ का शासक एनेस्थेसियस अगर चाहता तो इनको ऊंची मजदूरियां ना देकर वो बलपूर्वक भी तो इनसे काम करवा सकता था। ऑब्वियसली बात है, करवा लेता काम, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। यानी उसे इन मजदूरों की, इन श्रमिकों की परवाह थी और उसने क्या किया, इन श्रमिकों को ऊंची मजदूरियां दी हैं। इसका फायदा यह हुआ है कि श्रमिकों ने भी मन लगाकर काम किया है और 3 सप्ताह के भीतर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि हाँ, श्रमिकों के साथ उनको जो है ऋण के जाल में फंसा लिया जाता था, उनसे ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। ये बात तो सही है, लेकिन सबके साथ ऐसा होता होगा ये कहना गलत होगा। तो यहां पर आप ये चीज नोट के रूप में आप लिखेंगे, नोट में लिखेंगे 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्थेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर श्रमिकों से 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण कराया। दारा शहर का निर्माण कराया। तो देखिए यहां पर आपको एक जानकारी और मिल गई। ये मिल गई कि एनेस्थेसियस जो शासक है वो कब रहा है, 5वीं शताब्दी के अंतिम समय में इसका कार्यकाल रहा है। ये बात भी आपको यहां से पता चल गई, तो आपने नोट के रूप में ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है अब आपकी सामाजिक श्रेणियां। यहां पर हम लोग रोमन समाज की संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये जानेंगे कि रोमन समाज में कौन लोग ऊपरी पायदान पर थे और कौन लोग निचले पायदान पर थे। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र आते थे। तो यहां पर भी इसी तरह की सामाजिक श्रेणी थी। यानी सबसे ऊपरी पायदान पर यहां पर सेनेटर थे, सेनेटर के बाद अश्वारोही वर्ग था, उसके बाद जनता का सम्मानित वर्ग था जिसका संबंध महान घरानों से था, फिर फुअड़ निम्नतर वर्ग आता था और सबसे अंतिम पायदान पर यहां पर दास आते थे। तो ये जो वर्गीकरण बताया गया है, ये वर्गीकरण इतिहासकार टैसिटस ने बताया है। तो यहां पर आपका 35वां पॉइंट अब आएगा और 35वें पॉइंट में आप लिखेंगे, इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन किया है। इसमें सबसे पहले सेनेटर, इसके बाद कॉमा लगाकर अश्वारोही, उसके बाद कॉमा लगाकर जनता का सम्मानित वर्ग, फिर कॉमा लगाकर आपका निम्नतर वर्ग, उसके बाद फिर दास। और निम्नतर वर्ग में कौन लोग थे? निम्नतर वर्ग में इनके अनुसार वो लोग थे जो कि सर्कस और थिएटर या तमाशा देखने के आदी थे, तो उन्हें ये लोग निम्नतर वर्ग में रखा करते थे। तो ऐसे करके आप यहां पर देखेंगे, यहां की जो प्रारंभिक समाज है, अर्थात जब यहां पर गणतंत्र हुआ करता था, गणतंत्र के बाद जब ऑगस्टस ने शासन स्थापित करवा दिया है, तब का जो समाज रहा है उस समाज को बताया है। उस समाज में ऐसे करके 5 प्रकार के लोग थे, 5 प्रकार के वर्ग थे। सबसे ऊपर सेनेटर है, उसके बाद अश्वारोही वर्ग है, उसके बाद जनता का सम्मानित वर्ग है, फिर निम्नतर वर्ग है और सबसे अंतिम पायदान पर दास हुआ करते थे। अश्वारोही के बारे में यहाँ कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। अश्वारोही जिन्हें इक्वाइट्स भी कहा जाता था, अश्वारोही या इक्वाइट्स
या नाइट वर्ग, नाइट का मतलब होता है योद्धा, नाइट अंग्रेजी का शब्द है और इसका अर्थ होता है योद्धा। तो ये परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवारों से आते थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसीलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पर सेनेटर और जो इक्वाइट्स हैं यानी नाइट या फिर अश्वारोही हैं, इनमें अंतर बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जो थे वो जमींदार होते थे, लेकिन इनमें एक डिफरेंस था। सेनेटरों का काम क्या था? सेनेटरों का काम केवल और केवल क्या था? जमींदारी और शासन व्यवस्था संभालना। वहीं नाइटों का काम दो तरह के काम थे, एक तो वो अश्वारोही भी कर रहे थे यानी कि योद्धा का काम भी निभा रहे थे, इसके अलावा ये लोग व्यापार भी करते थे। यहाँ पे बताया गया है कि इसके विपरीत उनमें कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी, साहूकार यानी ये व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित करते थे, जबकि सेनेटर ऐसा काम नहीं करते थे। सेनेटर केवल जमींदारी और शासन व्यवस्था को संभालने का काम करते थे। तो यहाँ पर अश्वारोही वर्ग और सेनेटर में डिफरेंस बताया गया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आगे बढ़ने से पहले, कुछ चीजों में पहले आपके मन में कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं। देखिए कई बच्चे क्या है, रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य में अंतर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य एक ही है, जबकि मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि रोमन साम्राज्य कहां पर है और यूनानी साम्राज्य कहां पर हुआ करता था। तो ये अभी हम मैप में देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये उस समय का मैप है जो कि आपके सामने है, स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया है। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यानी ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, सिसिली वगैरह, ये पूरा ऊपर हिस्सा देख रहे हैं, ये वर्तमान में इटली का पार्ट है। यानी ये पूरा हिस्सा जो वर्तमान में इटली का पार्ट है और यहीं पर कभी रोमन एम्पायर हुआ करता था, यानी यहां पर कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था। वर्तमान में जो आप ग्रीस वाला कंट्री देख रहे हैं, ग्रीस कंट्री देख रहे हैं, तो ग्रीस के आसपास जो देश हैं तो उन देशों में कभी यूनानी साम्राज्य हुआ करता था। तो ऐसे करके अब आपके मन में अंतर क्लियर हो गया होगा कि रोमन साम्राज्य कहां पर था और यूनानी कहां पर था। यानी वर्तमान में जो इटली देश है वहां पर कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था और वर्तमान में जो ग्रीस है वहां पर कभी यूनानी साम्राज्य हुआ करता था। तो ऐसे करके अब आप लोगों के मन में ये क्लियर हो गया होगा कि रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य दोनों अलग अलग साम्राज्य थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए यहां पर बताया गया है 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सद संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। इतालवी परिवारों के क्यों थे उसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि जो रोमन एम्पायर है तो रोमन एम्पायर का मूल स्थान इटली के आसपास का ही है, इटली ही है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इटली के लोग ही शुरुआत में इसमें होंगे, लेकिन जब इस साम्राज्य का विस्तार होता गया है तो नए नए प्रांत इसमें जुड़ते गए हैं और नए प्रांत जब जुड़े हैं तो उनके लोगों को इन्होंने नागरिकता प्रदान की है और नागरिकता प्रदान करने की वजह से वहां के लोग भी इनके साम्राज्य में शामिल होते गए हैं और उन्हें भी अधिकार मिलते गए हैं। तो ऐसे करके यहां पर क्या है, फिर इटली के परिवारों की संख्या कम होती गई है, जो कहानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे बताया गया है साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल के आरंभ से हुआ। तो यहां पर इतिहासकार टैसिटस ने लिखा है इसके द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह अर्थात सेनेटर और नाइट या अश्वारोही ये एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। यानी कहने का मतलब क्या है, 4वीं शताब्दी में जो कॉन्स्टेंटाइन जो शासक हैं इनके काल में क्या हुआ, इसके काल में ये परिवर्तन आया है कि सेनेटर और जो अश्वारोही वर्ग है एक ही हो गया है। और इसके एक होने का रीजन भी ये रहा है कि सेनेटर का जो काम था, सेनेटर का जो रोल था, जो बाद के शासक हुए हैं उन्होंने सेनेटर का रोल ही खत्म कर दिया। उन्होंने प्रमुख रोल किसे दिया है, सेनापति को प्रमुख रोल दिया है। तो इस वजह से सेनेटर का जब काम खत्म हो गया है तो इस वजह से अश्वारोही और सेनेटर वर्ग आपस में मिलते चले गए हैं। तो ये 4वीं शताब्दी की घटना है जहां पर सेनेटर और अश्वारोही वर्ग मिलकर एक हो गए, एकीकृत हो गए और इन्हें अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाने लगा है। तो यहां पर आप 35वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे साम्राज्य के ऐसे लिख लेना आप कि 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभिक दो समूह ब्रैकेट में सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। तो ऐसा लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये समूह कब एकीकृत हुए हैं, ये भी बात आपको पता चल गई होगी। ये कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का जो शासनकाल है 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उस समय ये दोनों वर्ग एक हो गए हैं। और आगे यहां बताया गया है और इनके कुल परिवारों में से
कम से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यानी अब यहाँ पर इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ पर आधे से अधिक परिवार जो है अफ्रीकी या फिर पूर्वी मूल के इसमें शामिल हो गए हैं। हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली होने का रीजन ये है, देखिए एक व्यक्ति होता है जन्म से, भाई एक व्यक्ति जन्म से अधिकार पाता है और दूसरा व्यक्ति क्या कर्म से अधिकार पा रहा है। तो ऑब्वियस की बात है कि जन्म से समाज में जब अवधारणा बनी हो, जन्म से कुछ विशेष समुदायों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता हो, तो इतनी जल्दी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। चाहे बेशक वहाँ पर आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो वहाँ पर भी यही स्थिति थी कि वहाँ पर सेनेटरों के मुकाबले ये लोग बेशक आ जरूर गए हों, लेकिन फिर भी उनके बराबर ये नहीं पहुँच पा रहे थे। तो ये बात यहाँ बोली गई है कि सम्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिसकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। यहाँ पे बोला गया है कि मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें से बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। यानी यहाँ पर बाद में ये देखा गया है कि यहाँ पर अब जो व्यापारिक हैं, सौदागर हैं और किसान भी, वो भी शामिल हो गए हैं। अब यहाँ पर फिर से टैसिटस जो इतिहासकार है, इसने बोला है, टैसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है। यानी कि जो मध्यम वर्ग है, तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि मध्यम वर्ग को टैसिटस ने क्या बोला है, इनको महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में वर्णन किया है इनका। तो अब आप यहाँ पर आपने 35वां पॉइंट लिख लिया है, अब आप 36वां पॉइंट आप डालेंगे और 36वें पॉइंट में आप लोग यहाँ पर जो परवर्ती काल में परिवर्तन आया है, तो इसमें जो परिवर्तन आया वो आप लिखेंगे। ठीक है, परवर्ती काल में आप लिख लेना, परवर्ती काल में यहां पर क्या हुआ है, अभिजात वर्ग में डैश लगाकर सेनेटर ब्रैकेट में, वही सेनेटर और नाइट या अश्वर हुई ब्रैकेट क्लोज, इसके आगे कॉमा लगाकर, यानी आपने परवर्ती काल डाल दिया होगा। परवर्ती काल में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है परवर्ती काल, और इसके आगे डैश लगाकर अभिजात वर्ग में ब्रैकेट सेनेटर और नाइट या अश्वर हुई, फिर इसके बाद कॉमा, इसके बाद फिर आ जाएगा मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्गों में आप क्या डालेंगे, यहां पर मध्यम वर्ग में ब्रैकेट में सौदागर और किसान। यानी आपको पता चल जाएगा मध्यम वर्ग में कौन लोग आ गए हैं परवर्ती काल में, सौदागर और किसान आ गए हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। इसके बाद कौन से आए हैं, इसके बाद फिर से निम्नतर वर्ग आए हैं, यानी इसके बाद फिर से भाई निम्नतर वर्ग है, यानी इसके बाद निम्नतर वर्ग आया है। यहां पे बताया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों को भरण पोषण करती थी, और इनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियो ओरिस या निम्नतर वर्ग कहा जाता था। और निम्नतर वर्ग में कौन शामिल था, ग्रामीण श्रमिक। तो निम्नतर वर्ग में ब्रैकेट में आप आगे लिख लेना ग्रामीण श्रमिक। यानी परवर्ती काल में हमें यह परिवर्तन देखने को मिला है। शुरुआत में जो प्रारंभिक साम्राज्य था, जहां पर 5 वर्ग थे, परवर्ती काल में हमें 3 वर्ग देखने को मिले हैं, जिसमें अभिजात वर्ग है। और अभिजात वर्ग में कौन कौन से हैं, अभिजात वर्ग में सेनेटर और नाइट आ गए हैं। ठीक है, मध्यम वाला जो वर्ग है, मध्यम वर्ग में कौन कौन लोग आ गए हैं परवर्ती काल में, इसमें सौदागर और किसान आ गए हैं। अगला जो समूह आया है, यानी कि निम्नतर वर्ग जो आया है, तीसरा समूह जो आया है, इसमें कौन आ गए हैं, इसमें ग्रामीण श्रमिक आ गए हैं। तो परवर्ती काल में हमें यह परिवर्तन देखने को मिला है। तो देखिए आपके 2 लाइनों में, यानी आपने केवल 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट में ही आपको समझ में आ गया कि बाद में पहले क्या चीजें थी और बाद में क्या चीजें हुई हैं, वो समझ में आ गई होंगी। बाद बाकी जो यहाँ पर भाषा लिखी हुई है, उसको लिखने का यहाँ पर कोई औचित अब नहीं है। तो यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई, इनके बारे में कहानी किससे बताए गए हैं, इतना नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिम्पियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, और इनमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग सीधे कर लेते थे। यानी कहने का मतलब यह था कि जो शहरों में रहने वाले कुलीन वर्ग हैं, तो उन्हें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये लोग नीचे वाली जनता से टैक्स वसूलते थे। चाहे जनता नीचे वाली मर जाए, जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो टैक्स मिलना चाहिए। तो इनकी आमदनी तो बरकरार थी, इनकी आमदनी में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका वो उपभोग सीधे कर लेते थे, वो उपज यहाँ पर शामिल नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि कुलीन वर्ग की, यानी अभिजात वर्ग की स्थिति स्ट्रांग बनी रही है। यहां पर कहने का आशय ये है।
यहां पे बताया गया है कि परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई है, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। तो ये आपका 37वां पॉइंट अब आपका आएगा। अब यहाँ की जो मुद्रा व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, यहाँ की मौद्रिक प्रणाली में क्या परिवर्तन आया है, तो वो हमारे लिए लिखना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहां पर आप लिखेंगे परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। अब देखिए यहां पर वही 4वीं शताब्दी में जो कॉन्स्टेंटाइन का शासन है, तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया है, इन्होंने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की है और परवर्ती समुच्चय पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन भी रहा है। तो इसमें सब पॉइंट आप लिखेंगे, यानी जब चांदी का प्रचलन बंद हो गया उसके बाद क्या किया गया, चांदी के बाद इन्होंने सोने की मुद्रा जारी की है, और सोने की मुद्रा जो है कॉन्स्टेंटाइन जो शासक है उसके पीरियड में जारी की गई है। तो 37 का सब पॉइंट आप लिखेंगे, कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समुच्चय पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। यानी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा देश जहां पर चांदी की मुद्रा स्टार्ट की गई हो और बाद में सोने पर आ गई हो। अधिकतर यही तो होता है, पहले सोने की मुद्रा आती है, फिर चांदी की आती है, फिर उससे भी लो लेवल की मुद्रा आती है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है, यहां पर पहले चांदी की मुद्रा का प्रचलन हुआ है, उसके बाद फिर चांदी जब खत्म होने लगी है, चांदी के भंडार खत्म होने लगे हैं, उसके बाद सोने की मुद्रा का प्रचलन हुआ है। आगे बताया गया है यहां पर रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। यानी यहाँ पर जो मध्यवर्ती वर्ग था, उच्च और मध्य वर्ग था, ये काफ़ी धनी हो गए, क्योंकि इन्हें अपना जो वेतन मिलता था वो सोने के रूप में मिलता था। और जब वेतन सोने के रूप में मिलने लगा है तो इन लोगों ने भी भाई इन्वेस्टमेंट किया है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रूप में अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन और परिसंपत्तियां खरीदने में लगाया है, इससे ये और ज़्यादा धनी हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई बार हस्तक्षेप भी किया है, कई बार सरकार ने अपना हस्तक्षेप भी किया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और इस संबंध में हमें ये पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून भी बनाए गए हैं। ये सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं ताकि समाज में भ्रष्टाचार कम हो सके, यानी इनके साम्राज्य में भ्रष्टाचार कम व्याप्त हो, इसके लिए सरकार कानून भी लेकर आई है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर आपने 37वां पॉइंट लिख लिया है, अब आप 38वां पॉइंट लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे परवर्ती काल में रोमन सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाए। तो ऐसे समझ जाएंगे, परवर्ती काल में जब आपकी सोने की मुद्रा का प्रचलन हुआ है तो सोने की मुद्रा के प्रचलन के बाद लोग और ज्यादा धनी हो गए हैं और समाज में भ्रष्टाचार फैला है। तो उसको रोकने के लिए जो परवर्ती काल की सरकार है उसने क्या किया है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें और बताई गई हैं। यहां पे बताया गया कि सब चीजें सही हैं, लेकिन फिर भी एक बात यहां पे स्पष्ट है कि रोमन राज्य जो था वो तानाशाही पर आधारित था। वहां पर असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। यानी आमतौर पर लोग सरकार का जो विरोध करते थे उनके ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई होती थी। रोमन साम्राज्य में बिल्कुल भी सरकार टॉलरेट नहीं करती थी चीजों को, बल्कि कोई भी सरकार के खिलाफ जाता था तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती थी और कई बार तो उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। तो यहां पर आप 39वां पॉइंट आप लिखेंगे, 39वें पॉइंट में आप लिखेंगे रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। अब देखिए यहां पे वही सब चीजें बताई गई हैं। 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। यानी हालांकि निरंकुशता तो रही है, लेकिन बाद में 4वीं शताब्दी में परिवर्तन यह भी आया है कि यहां पर एक कानून की परंपरा स्थापित हुई है। यानी जैसे न्याय प्रणाली होती है तो न्याय प्रणाली यहाँ की स्ट्रांग हुई है। तो न्याय प्रणाली के स्ट्रांग होने से यह हुआ है कि न्याय प्रणाली में जो कानून बनाए गए हैं उन्होंने आम जनता को तो कंट्रोल करने का प्रयास किया ही किया है, बल्कि यहां पर सम्राटों को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तो यहां पर 39वां पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब इसी में नोट करके आप नीचे लिख लेना। यहां पे आप लिखेंगे नोट में
चौथी शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। यानी कहीं ना कहीं जो इनकी निरंकुशता थी, तानाशाही थी, उसको कम करने के लिए जो कानून की प्रबल परंपरा स्थापित हुई है उसने भी कहीं रोल निभाया है। ये बात यहां पर निकल कर आ रही है। बताया गया है कि सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। चौथी शताब्दी में क्या हुआ है, जब यहाँ पे कानून का शासन हुआ है, कानून स्थापित हुआ है, कानून की परंपरा आई है, तो ऐसे करके सम्राटों की मनमानी पर भी लगाम लगी है और अब नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाने लगी है। इसलिए चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। बिशप क्या था, यानी धर्मगुरु मान सकते हैं इसको। तो जब अंतिम वर्षों चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में यह देखा गया है कि जब सम्राट भ्रष्ट हो गए हैं तो ये धर्मगुरुओं ने कानून का सहारा लेकर इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया है। ये बात यहां पर बताई गई है। फिलहाल तो हमने जो चीजें लिखनी थी वो हमने नोट डाउन कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल के अंतर्गत हम लोग रोमन साम्राज्य के अंतिम टाइम पीरियड को देखेंगे, यानी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है, ये साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख कैसे हुआ है, वो जानने का प्रयास करेंगे। परवर्ती पुराकाल में हम लोग चौथी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे साम्राज्य का उद्भव हुआ, विकास हुआ और कैसे ये पतन की ओर उन्मुख हुआ। यहां पर आप ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में सांस्कृतिक स्तर पर भी कई सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे यहां बताया गया है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो कि चौथी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुए थे, तो इनके द्वारा ईसाई धर्म को राय धर्म बना लिया गया। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ, तो इस्लाम के उदय होने से इस्लाम ने भी रोमन साम्राज्य को प्रभावित किया। ये सारी बातें यहां बताई गई हैं। अब परिवर्तन स्टार्ट कहां से हुए हैं, उन परिवर्तनों को यहां पे बताया गया है कि रोमन साम्राज्य में जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन सम्राट डायोक्लिसियन, जिनका टाइम पीरियड 284 से लेकर 305 ईस्वी के बीच में है, तो इनके समय से यहां पर प्रारंभ हुए हैं। तो देखिए, आप अगला पॉइंट यहां पर डालेंगे, 40वां पॉइंट अब आपका आएगा। 40वां पॉइंट में आप लिखेंगे कि रोमन साम्राज्य में परिवर्तन सम्राट डायोक्लिसियन के समय से प्रारंभ हुए। अब यहां पे डायोक्लिसियन के बारे में बताया गया है कि डायोक्लिसियन ने यह देखा है कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है और इतना ज्यादा विस्तार हो गया है कि उन पर नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल है। तो इससे बेटर यह है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है, जो क्षेत्र आर्थिक या सामरिक दृष्टि से लाभ की स्थिति में नहीं है, उनको इन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को छोटा कर दिया है। भाई जो क्षेत्र इन्हें लगता है काफी ज्यादा दूर हैं और इन पर नियंत्रण रख पाना कठिन है, ऊपर से यहां से कोई राजस्व आमदनी वगैरह नहीं हो रही है, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ऐसे करके इन क्षेत्रों को हटा दिया है और ऐसे करके साम्राज्य को छोटा कर लिया है। यहां पे बताया गया है इसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए हैं, प्रांतों का पुनर्गठन किया है और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया है। इसके अलावा इसने यह भी किया है, इसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे में जो सैन्य अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं। तो यहां पर आपने 40वां पॉइंट आपने लिख लिया है। अब 40वें का सब पॉइंट आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे डायोक्लिसियन ने साम्राज्य के सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना लिया। ये 40 का सब पॉइंट हो जाएगा, पहला सब पॉइंट। अब 40 में सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे, उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। ये सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। थर्ड सब पॉइंट में आप यहां पर लिखेंगे उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी। तो ऐसे करके यहां पर डायोक्लिसियन ने क्या परिवर्तन किए हैं, तो वो परिवर्तनों को आपने एक ही पॉइंट में कवर कर लिया है। इन 40वें पॉइंट में ही आपके 3 सब पॉइंट आए गए और ऐसे करके डायोक्लिसियन ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं वो सारे परिवर्तन आपने यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डायोक्लिसियन ने जो परिवर्तनों की परिपाटी स्टार्ट की थी, तो वो परिपाटी को सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने भी फॉलो किया है।
इसने अभी मौद्रिक क्षेत्र में अहम परिवर्तन किए हैं। इसने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया है जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह सिक्का रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद भी चलता रहा है। इसके अलावा ऊपर एक चीज और हम पढ़ चुके हैं कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म का दर्जा भी दे दिया है, यानी कि ईसाई धर्म को अपना राज धर्म बना लिया है। यह भी परिवर्तन यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा इसने एक नई राजधानी भी बसाई है, कुस्तुंतनिया नाम से एक नई राजधानी का निर्माण भी करवाया है। तो ये सारी चीजें, ये सारे परिवर्तन इसके टाइम पीरियड में हुए हैं, और आप लोगों को पता ही है इसका टाइम पीरियड 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों का है। तो 41वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। 41 का पहला सब पॉइंट, इसमें लिखेंगे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राज धर्म का दर्जा दिया गया। 41 का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, इसमें कॉन्स्टेंटाइन ने एक दूसरी राजधानी कुस्तुंतनिया का निर्माण करवाया जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। कुस्तुंतनिया के बारे में यहां पे बताया गया है कि जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुस्तुंतनिया का जो निर्माण करवाया गया था तो वहां पर पहले बाइजेंटाइन नाम हुआ करता था, तो इसने नाम बदलकर उसका कुस्तुंतनिया कर दिया है, और प्रेजेंट में इसका नाम इस्तांबुल है जो कि तुर्की में पड़ता है। तो नोट करके आप लिख लेना, यहां पर नोट करके कुस्तुंतनिया और डैश लगाकर, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। तो ऐसी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुस्तुंतनिया, वर्तमान में कुस्तुंतनिया का क्या नाम है तो आपको पता होगा, इस्तांबुल नाम है वर्तमान में। अब देखिए यहां पर ये सारी चीजें हुई हैं। यहां पे बताया गया है चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का तेजी से विस्तार भी हुआ है। मौद्रिक स्थायित्व आया है, क्योंकि इसने 4.5 ग्राम का जो सिक्का चलाया है उससे मौद्रिक स्थायित्व आया है, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि कई सारे लोग धनी हो गए हैं। यानी यहां पर आप देखेंगे लोगों ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई है। ये सारी चीजें देखी गई हैं, और ऐसे करके यहां पर धन संपदा इसके काल में काफी ज्यादा बढ़ी है। और धन संपदा जब बढ़ी है तो इसका प्रभाव यहाँ के शहरों पर भी देखा गया है। यानी इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे इसके काल में स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए हैं और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई है। यानी आप समझ सकते हैं जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ा है वैसे वैसे क्या हुआ है, लोगों ने अपने अपने घर मकान है उनको भी सजाया संवारा है। इसके अलावा अपने नगरों का भी विस्तार किया है, और भोग विलास के साधनों में भी यहाँ पर तेजी आई है। ये सारी चीजें इसके टाइम पीरियड में हुई हैं। हालांकि इन सब चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं, जैसे बताया गया है कि शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए हैं। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पैपायरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। यानी इसके टाइम पीरियड में न केवल शहरी इलाके बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी काफी ज्यादा आर्थिक तरक्की हुई है। यानी इसका समय काफी खुशहाली का टाइम पीरियड रहा है। यहां पर एक चीज और बताई गई है कि 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। यानी इसके बाद जस्टिनियन का टाइम पीरियड आया 6वीं शताब्दी में, तो जस्टिनियन के टाइम पीरियड में बताया गया है कि अकेला मिस्र जो है ये 25 लाख सोलिडस यानी लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। तो देखिए ये क्या करेंगे, अब आप लोग ये अगला पॉइंट लिखेंगे, 42वां पॉइंट करके लिखेंगे, क्योंकि अब आपने कॉन्स्टेंटाइन ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं उन परिवर्तनों को लिख लिया है। अब इसके बाद 6वीं शताब्दी का जिक्र किया गया है, तो 6वीं शताब्दी के जिक्र में आप लोग लिखेंगे 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि सोलिडस का प्रचलन, सोलिडस तो इसने मुद्रा स्टार्ट की है, लेकिन इसका प्रचलन रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद भी होता रहा है। यहां पर अब इसके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को और बताया गया है। यानी कि यहां पर रोम साम्राज्य में जो धार्मिक विश्वास थे उनमें क्या परिवर्तन आया है उनका जिक्र भी यहां पर किया गया है।
तो यहां पे बताया गया कि यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुत देववाद थी। देखिए यहां पर यूनानी जो साम्राज्य है और रोम वासी हैं, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको मैप के जरिए समझाने का प्रयास भी किया था कि यूनान और रोम दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुत देववाद थी और ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। अब देखिए यहां पर आप 43वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे रोमवासी बहुत देववादी थे। बहुत देववादी का मतलब क्या था? कई सारे देवताओं की पूजा करने वाले थे। ये रोमवासी बहुत देववादी थे। रोम के लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, नहीं यहां पर आप लिखेंगे इसी में आगे, रोम के लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉर्स जैसे अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। तो ये आपका 43वां पॉइंट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही आपको नोट डाउन करना है। आगे बताया गया है यहां पे बोला गया है कि रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म यानी विविधताहीन नहीं था। यानी एकास्म का मतलब क्या होता है? एकास्म का अर्थ होता है जब हम ये कहते हैं कि समाज का अथवा संस्कृति एकास्म है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें विविधता की कमी है और उसमें आंतरिक एकरूपता विद्यमान है। तो यहां पर भी बोला गया है कि जो रोमन साम्राज्य का जो यहूदी धर्म है, तो यहूदी धर्म भी एकास्म यानी विविधताहीन नहीं था, यानी कि इसमें एकास्म नहीं था, यहां पर भी कई सारे मतों को मानने वाले लोग थे। तो देखिए यहां पर 44वां पॉइंट अब आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप 44वें में, यहूदी धर्म रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यहां पे ऐसे लिख लेना, रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था। बात एक ही है। यह आपने 44वां पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखिए यहां कुछ चीजें और बताई गई हैं कि 4वीं या 5वीं शताब्दियों के साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। और ये क्यों हुआ ये तो आप जानती हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने इसको राजधर्म घोषित कर दिया। तो ये सब चीजें लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। अब देखिए यहां बताया गया है कि जब ईसाई धर्म प्रचारक यहां आए हैं, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने वहां प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध भी किया है इन्होंने। और ये लोग बताया गया और ईसाई जनसाधारण की तुलना में ये बहुदेववाद की निंदा भी करते थे। ये सारी चीजें हैं। और देखिए ये तो चीजें आप जानते ही होंगे, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हमेशा वो दूसरे धर्मों में कमी निकालते हैं। तो ये स्वभाव होता है सबका। तो इस वजह से इन सब लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए, यानी ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने वहां के तत्कालीन समाज में जो धर्म या जो विश्वास प्रचलित थे उन विश्वासों में कमियां निकालना स्टार्ट कर दिया। और कमियां इसीलिए निकाल रहे थे ताकि वो लोग इनके धर्म को एक्सेप्ट कर सकें। आगे बताया गया है 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। आगे चलकर यहां पर देखेंगे, यहां पर जो बिशप हैं यानी धर्मगुरु जो हैं, इनका प्रभाव बढ़ा है। और जब धर्मगुरुओं का प्रभाव बढ़ा है तो वैसे वैसे इन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए पाठ पढ़ाया है। और ऐसे करके आगे चलकर 4वीं शताब्दी के बाद जाकर लोगों में धार्मिक विश्वास काफी ज्यादा कट्टर हो गए हैं। ये लोग अपने अपने धर्म के प्रति काफी ज्यादा कट्टर होते चले गए हैं। तो यहां पर आप इसमें सब पॉइंट करके लिखेंगे, यानी आपने कौन सा पॉइंट लिखा है, आपका 44वां पॉइंट हो गया है। अब 45वां पॉइंट आप लिखेंगे। 45वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 4वीं शताब्दी के बाद शक्तिशाली बिस्पों के कारण लोगों के धार्मिक विश्वास काफी कठोर और गहरे होते चले गए हैं। यह आपने लिख लिया होगा 45वां पॉइंट।
आगे फिर से बताया गया है कि जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6वीं सदी तक के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की जो महामारी है इसका भी प्रकोप रहा था, ये बात भी यहाँ पर बताई गई है, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया है, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने इन्होंने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। तो ये बात भी यहां बताई गई है। तो यहां पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, 46वां पॉइंट। यहां पर आप लिखेंगे 6वीं शताब्दी में रोम के पूर्वी भागों में आबादी बढ़ती गई और आबादी बढ़ती गई और आम खुशहाली भी बढ़ती गई। इसमें सब पॉइंट। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों गोथ ब्रैकेट में वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो 6वीं सदी में यह परिवर्तन आया है। 6वीं सदी में यहां एक और पूर्वी साम्राज्य बना रहा है, वहीं जो पश्चिम के राज्य हैं, तो पश्चिम के राज्यों पर बाहरी आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा करके अपने राज्य वहां पर स्थापित कर लिए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, गौल में फ्रैंकों का राज्य, इटली में लोम्बार्डों का राज्य। देखिए 46 का सेकंड सब पॉइंट करके आप यहां पर लिखेंगे, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, गौल में फ्रैंकों का राज्य, इटली में लोम्बार्डों का राज्य। तो वास्तव में ये सब जो छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए हैं आक्रमणकारियों के द्वारा, तो ये शासनकाल जो है, ये शासनकाल का मध्यकालीन युग कहा जाता है। यहां पे बताया भी गया है। अब आगे क्या है, आगे भी यहां पे कुछ बताया गया है। यहां बोला गया है पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा है, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। यानी कि पूर्वी भाग में जस्टिनियन का जो शासनकाल है ये काफी समृद्धि पर रहा है और उच्च स्तर पर था। ये जस्टिनियन ने अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से, इटली को ऑस्ट्रोगोथों से वापस लेकर उस पर अधिकार कर लिया है। तो ऐसे करके यहां बताया गया इससे देश तहस नहस हो गया है और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया है। क्योंकि जब कोई सम्राट किसी अन्य प्रांतों की रक्षा के लिए वहां पर जो घुसपैठी हैं उनको भगाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने राज्य को छोड़कर जाएगा, अपने मूल स्थान को छोड़कर जाएगा। तो ऐसे करके उसके राज्य में अन्य आक्रमणकारियों के आक्रमण करने के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भी यही था। ये जो जस्टिनियन है ये अपने अन्य प्रांतों को आजाद करवाने में लगे रहे हैं, तब तक इनका जो मूल स्थान है वो कमजोर पड़ता चला गया है और यही कारण हुआ है कि बाहरी आक्रमणकर्ताओं को इनके मूल स्थान पर कब्जा करने का मौका मिला है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। तो देखिए यहां पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, 47वां पॉइंट अब आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। उसने अफ्रीका को वेंडलों से और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि जो जस्टिनियन हुआ है वो इनके बाद हुआ है। और जस्टिनियन का काम क्या रहा है, जस्टिनियन ने एक तो अपना राज्य बचाया है और राज्य के उपरांत जो जो इलाके इसके जो छिन गए थे, जिन पर बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था, उन पर इसने फिर से अपना कब्जा स्थापित किया है। अगला घटनाक्रम यहां पर यह हुआ है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई छिड़ गई है। यहां पे बताया गया ससानी शासकों ने मिस्र सहित विशाल पूर्वी
प्रांतों पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया है। बाइजेंटियम, अब बोला गया कि अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसने दक्षिण पूर्व की ओर एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगाया जिसे वह सहन नहीं कर सका है। वो धक्का ये था, उसी समय इस्लाम का उदय हो गया, अरब प्रदेश में इस्लाम का उदय हो गया है। तो ऐसे करके जो इस्लामिक आक्रांता थे तो उनके लिए भी यहाँ पर रास्ता तैयार हो गया है और उन लोगों ने भी इसमें घुसपैठ स्टार्ट कर दिया है। यानी एक तरफ तो ससानी शासक हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के उदय के उपरांत जो इस्लामी शासक थे तो वो भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और जब इस्लामी शासक यहाँ पर आए हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, रोमन साम्राज्य तहस नहस हो गया है। तो ये बात भी यहाँ पर बोली गई है। तो यहाँ पर बोला गया अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे तो पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए हैं। यहाँ पर यह देखा गया है कि भाई जब इन दोनों में भीषण युद्ध हुए उसके बाद अरबों ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो अरबों ने, यहाँ पे यह भी बताया गया कि अरबों ने न केवल इन राज्यों को पछाड़ा है बल्कि अरबों ने अपने ही प्रदेश में जो जनजातियां थी, जनजातियों को भी पराजित किया है। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पर अब आपका अगला पॉइंट जो आएगा ये आपका 48वां पॉइंट आएगा। इसमें लिखेंगे आप 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के ससानी शासकों के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। आगे बढ़ेंगे आप। अब देखिए यहां पर 48वां पॉइंट आपने लिख लिया है। अब 49वां पॉइंट अब आप लिखेंगे। इसमें लिखेंगे अब आप 642 ईस्वी तक पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। यानी आप समझ जाएंगे अब 48वें पॉइंट के बाद कि जब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो ये दोनों राज्य अपने आप में कमजोर होते गए हैं और एक ऐसा दिन आया है जब इन पर अरबों ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर और आपके ये नोट्स जो हैं यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर जो कोलोजियम है इसका जिक्र किया गया है और ये 79 ईस्वी में बना था। कोलोजियम का मतलब स्टेडियम के रूप में है, ये स्टेडियम है, सबसे प्राचीन स्टेडियम है। तो 79 ईस्वी में बना कोलोजियम, जहां तलवारी अर्थात तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला यहां पर करते थे और बताया गया है कि यहां पर 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। तो ये कोलोजियम जो है 79 ईस्वी में बना है। तो ये नोट करके आप लिख लेना, 79 ईस्वी में बना कोलोजियम, जहां तलवारी जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। तो ऐसे करके हमने चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया है। आगे कुछ तारीखें वगैरह हैं जिनका जिक्र किया गया है, कब किसने कौन सा राज्य स्थापित किया है। हालांकि अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो मुख्य घटनाक्रम था वो सब आपने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। जैसे यहां पर जो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट, यानी कि इसने अपने आप को ऑगस्टस के नाम से सम्राट घोषित कर दिया है। इसके बाद त्राजन हुए हैं। त्राजन वही त्राजन है जो भारतीय और जो जहाज जा रहे थे उन्हें देखकर वो ये सोच रहे थे मन ही मन कि काश मैं जवान होता तो मैं भी भारत के लिए अभियान करता। तो ये वही त्राजन है। इनका टाइम पीरियड 115 ईस्वी के करीब का है। इसके अलावा यहां बताया गया 224 ईस्वी में ईरान में नया वंश स्थापित हुआ है, जिसे उनके पूर्वज ससान के नाम पर ससानी कहा गया है। यही ससानी राजवंश कब स्थापित हुआ है? 224 ईस्वी में स्थापित हुआ है। आगे बताया गया है कि 297 ईस्वी में डायोक्लिसियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया है। लगभग 310 में, यानी डायोक्लिसियन के बाद कॉन्स्टेंटाइन हुए हैं, इन्होंने सोने का नया सिक्का चलवाया है। इसके अलावा 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को स्वीकार भी कर लिया है। ये बात भी यहां बताई गई है।
आगे चलते चलते यहाँ पे पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है, उसका जिक्र किया गया है। और 622 में बताया गया है पैगम्बर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए हैं, ये बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आगे जिक्र किया गया है 633 से लेकर 42 में अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण है। मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। और आगे बढ़ते बढ़ते जो अरब हैं ये 711 ईस्वी में स्पेन तक पहुंच गए हैं। हालांकि इतना सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध किससे था? रोमन साम्राज्य से था। हमने रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष और इसके पतन तक का जो घटनाक्रम है वो अच्छे से नोट डाउन कर लिया है, और जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर एक बार आपको दिखा दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और देखिए, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर 9th, 10th और 11th की जो हिस्ट्री है इसके एमसीक्यू आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, इसके एमसीक्यू नहीं आएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सब पोर्शन जो है विश्व इतिहास का पोर्शन है, और विश्व इतिहास सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में नहीं आता है, चाहे स्टेट प्रीलिम्स हो या फिर यूपीएससी हो, कहीं भी विश्व इतिहास का पोर्शन प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है। तो इसलिए इसका एमसीक्यू वाला पोर्शन नहीं आएगा। हालांकि क्लास 12th वाली जो हिस्ट्री स्टार्ट होगी तो उस हिस्ट्री के एमसीक्यू भी आपको साथ के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।